सालों से ही स्पेसएक्स मोर और लेस डिपेंडेंट रहा है नासा और बाकी कमर्शियल कस्टमर्स पे फंडिंग के लिए, चाहे वो रिसर्च और डेवलपमेंट की हो या फिर रॉकेट लॉन्चेस की हो। मगर पिछले साल से स्पेसएक्स और एलॉन मस्क की फाइनेंशियल सिचुएशन में काफ़ी बदलाव आ चुका है। एलॉन मस्क की पर्सनल वेल्थ $24.6 बिलियन से, जो कि अप्रैल 2020 में थी, उससे $151 बिलियन तक बढ़ गई अप्रैल 2021 तक। वहीं पे स्पेसएक्स जो है वो अपना पहला और सेकंड सक्सेसफुल क्रूड मिशन को कंप्लीट कर पाया आईएसएस पे। इसके वजह से उनकी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई प्राइवेट इन्वेस्टर कम्युनिटी में। तो आखिर एग्जैक्टली स्पेसएक्स को अपना फंडिंग मिलती कहाँ से है? शुरुआत करते हैं स्पेसएक्स के ओजी कस्टमर से, जो कि ऑफ कोर्स नासा है। नासा ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे पिछले दशक में स्पेसएक्स से, और इस पॉइंट पे तो नासा के पास स्पेसएक्स से इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि हम एक एक करके उन्हें नहीं देख सकते। मगर हम जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं नासा के, वो देख सकते हैं स्पेसएक्स के साथ। और नासा हर साल स्पेसएक्स को कितने पैसे देता है वो भी शुरुआत कर लेता है। हमारे पास क्रू ड्रैगन आ जाता है। ये प्रोजेक्ट शुरुआत हुई थी इसकी जब नासा ने फंडिंग करनी शुरू करी थी रिसर्च और डेवलपमेंट की क्रूड कैप्सूल के लिए। और आपको पता है स्पेसएक्स और बोइंग की तो लड़ाई भी हुई थी कि कौन पहले आईएसएस में पहुंचेगा। और लास्ट ईयर स्पेसएक्स जो है इस टाइटल को डेमो 2 के साथ क्लेम कर पाया। डेमो 2 जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन मिशन था, और जैसा कि नाम सजेस्ट करता है। और जो रियल क्रू ड्रैगन मिशन हैं वो नवंबर 2020 से स्टार्ट हुए क्रू 1 के साथ। नासा ने टोटल 6 क्रू मिशन प्लान कर रखे हैं और ये 2021 तक होंगे। नासा एक्सपेक्ट करता है कि क्रू 2 और क्रू 3 को इस साल के अंत तक लॉन्च कर देंगे, क्रू 4 और क्रू 5 को अगले साल तक, और क्रू 6 जो है वो 2023 के अंत तक होगा। और आईएसएस मिशन के टॉपिक की बात करें तो स्पेसएक्स अभी भी नासा के साथ काम कर रहा है सप्लाई रन्स को पहुंचाने में आईएसएस में। और ये मिशन सीआरएस यानी क्रू रिसप्लाई कहलाए जाते हैं। स्पेसएक्स के पास ये कई सारे मिशंस हैं और उन्होंने जस्ट CRS-21 को कंप्लीट किया दिसंबर 2020 में। आगे बढ़ते हुए उनके पास CRS-22, 23 और 24 है, जो कि इस साल शेड्यूल्ड है। CRS-25 और 26 2022 के लिए शेड्यूल्ड थे। और जब तक ये सारे क्रू ड्रैगन और CRS मिशन कंप्लीट हो जाएंगे, नासा के पास उनका खुद का स्पेस लॉन्च सिस्टम आ जाएगा। इसी के साथ ही उनके पास कई सारे क्रू लॉन्चेस शेड्यूल्ड है बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल के साथ ही, जब तक कि वो ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट करता है। तो मुझे ये तो नहीं पता कि नासा स्पेसएक्स को कांटेक्ट करेगा या नहीं आईएसएस के मिशंस के लिए दोबारा से। मगर नासा कोशिश कर रहा है कि वो चांद पे वापस पहुंचे अगले कुछ सालों में, और आईएसएस उनका अभी फोकस नहीं है। और हम एक और सेट ऑफ आईएसएस क्रू ड्रैगन और सीआरएस मिशंस को होता हुआ देखेंगे। मगर मुझे पता नहीं कि क्या नासा इसको और लंबा खींचेगा या नहीं। नासा के कई सारे और कॉन्ट्रैक्ट्स भी है स्पेसएक्स के साथ, चाहे वो लूनर स्टारशिप हो। मई 2020 में नासा ने स्पेसएक्स को $135 मिलियन दिए थे ताकि वो स्टारशिप को एक क्रूड लूनर लैंडर में मॉडिफाई कर सकें। स्पेसएक्स जो है वो लॉन्च करेगा कई सारे सैटेलाइट्स और छोटे मिशंस भी कंप्लीट करेगा नासा के लिए। मगर आखिर स्पेसएक्स के पास कितना सारा पैसा है जो कि उन्हें नासा से मिला? अब देखो, क्योंकि नासा एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास पूरा ब्रेकडाउन आ जाता है एग्जैक्टली किस तरह से अपना पैसा खर्च कर रहे हैं वो हर क्वार्टर। अगर आप usaspending.gov में जाओगे तो आप हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को देख सकते हो कि उनके बजट को किस तरह से खर्च करते हैं हर क्वार्टर में वो। और अब अगर फिस्कल ईयर 2020 को देखें तो हम देखेंगे कि टॉप ऑर्गेनाइजेशन जिसको नासा फंड कर रहा है वो स्पेस कंपनी नहीं है। रेदर हाईएस्ट परसेंटेज नासा की फंडिंग कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को जाती है। और फिस्कल ईयर 2020 में नासा ने कैलटेक को $5.1 बिलियन दिए थे। इसके बाद उन्होंने लॉकहीड मार्टिन को $1.37 बिलियन की फंडिंग दी और जैकॉब्स टेक्नोलॉजी को $1 बिलियन से ज़्यादा की फंडिंग दी। इसके बाद बोइंग को भी उन्होंने $897 मिलियन की फंडिंग दी। और उसके बाद स्पेसएक्स 5th नंबर पे आता है, इसको $869 मिलियन की फंडिंग मिली। और फिस्कल ईयर 2021 में जाते हैं तो हमें सिमिलर चीज़ देखने को मिलेगी फंडिंग के मामले में। मगर इस साल स्पेसएक्स को थोड़ा ज़्यादा प्रोपोर्शन मिलेगा फंडिंग का, क्योंकि 2021 में स्पेसएक्स को 4.74% मिली थी नासा की टोटल फंडिंग में से। पिछले साल उन्हें सिर्फ 3.44% मिली थी टोटल फंडिंग की। और इस साल भी हो सकता है ये बदल जाए, क्योंकि साल की शुरुआत ही है। तो हम एस्टिमेट करेंगे बीच में और इससे 4% लेंगे नासा की टोटल फंडिंग का एंड ऑफ दिस ईयर। और क्योंकि नासा का एनुअल बजट ही $25 बिलियन का है, तो ये स्पेसएक्स को $1 बिलियन दिलवा देता है। एनीवेज, एक और मेजर कस्टमर है स्पेसएक्स के लिए, वो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ऑफ कोर्स यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है। अब देखो, जो बजट ब्रेकडाउन है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का वो ज़्यादा सिक्रेटिव है ऑब्वियस रीजंस की वजह से। हालांकि वो ब्रेकडाउन तो दे देते हैं किस कैटेगरीज पे वो पैसा स्पेंड कर रहे हैं, मगर वो स्पेसिफाई नहीं करते एग्जैक्टली उस कैटेगरी में भी कितना खर्चा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्पेसएक्स एयरफोर्स स्पेस प्रोक्यूरमेंट कैटेगरी के अंदर आता है, मगर हम इस पेज को नेविगेट करेंगे usaspending.gov की वेबसाइट पे तो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। हम ये देखेंगे कि उन्होंने $544 मिलियन एक्विजिशंस ऑफ एसेट्स में खर्च किए थे और $70 मिलियन कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज और सप्लाई में किए थे। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
और अगर हम थोड़ा गहराई में जाके सर्च करेंगे स्पेसएक्स की स्पेसिफिकली, तो हमें एक ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा स्पेसएक्स का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ। ये कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत मार्च 2018 में हुई थी और एक्सपेक्टेड है कि सितंबर 2021 में ख़त्म हो जाएगा। तो 3.5 साल में जो टोटल पोटेंशियल अवार्ड मिलेगा स्पेसएक्स को, वो $445.1 मिलियन का मिलेगा, जिसमें से $251.4 मिलियन उन्होंने पहले ही ले लिए। स्पेसएक्स के पास अभी भी $200 मिलियन पोटेंशियल पे आउट्स बाकी है, मगर क्योंकि मेजोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टाइम जो है वो ऑलरेडी बीत चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि क्या उनको पूरा रिवॉर्ड अमाउंट मिलेगा या नहीं। तो हम एनुअल रेवेन्यू को एयरफोर्स से अमाउंट से देख लेते हैं जितना उन्हें पहले ही मिला है, और अगर हम $251.4 मिलियन को 3 सालों में बांट देना, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली $83.8 मिलियन पर ईयर आता है डीओडी से। आगे बढ़ते हुए हमारे पास कमर्शियल कस्टमर्स आते हैं जो कि यूएस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, जैसे सीरियस एक्सएम रेडियो। और एट द एंड ऑफ 2020 सीरियस एक्सएम ने स्पेसएक्स के साथ काम किया था सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए अपनी रेडियो सर्विसेज की। इसी के साथ ही कोरियन आर्मी ने भी स्पेसएक्स के साथ काम किया था जुलाई 2020 में, और हमने कुछ राइड शेयर भी देखी पाइन लैब्स के साथ। मगर कमर्शियल कस्टमर्स जो कि यूएस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, वो माइनॉरिटी में आती है। हम शायद 4 या 5 लॉन्चेस तो देख सकते हैं हर साल, और हम अगर इसे 4 पर ईयर भी मान लेते हैं ना राइड शेयर मिशंस को, तो फिर भी वो ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि थोड़ा बहुत ही रेवेन्यू लाते हैं वो। स्पेसएक्स $50 मिलियन चार्ज करता है पर यूज फैल्कन 9 लॉन्च के लिए, और अगर 4 कमर्शियल लॉन्चेस हर साल भी होती है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली $200 मिलियन का स्पेसएक्स के लिए रेवेन्यू आता है एनुअली, जो कि बेसिकली सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और कमर्शियल लॉन्चेस को कवर कर देता है जो कि स्पेसएक्स करता है हर साल। इसके बाद की फंडिंग हमारे पास आती है इन्वेस्टर फंडिंग राउंड से। बहुत सारे लोग सोचते हैं क्योंकि स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है उनके पास इन्वेस्टर्स नहीं है, मगर एक्चुअली सच नहीं है, क्योंकि स्पेसएक्स के पास इन्वेस्टर्स हैं। इनफैक्ट कई सारे इन्वेस्टर्स हैं। अगर आप एक भरोसेमंद इन्वेस्टर हो, जिसका मतलब ये है कि आपके पास $1 मिलियन से ज़्यादा के एसेट्स हैं, इसमें आपका घर इंक्लूडेड नहीं जिसमें आप रहते हो, तो आप स्पेसएक्स में और बाकी प्राइवेट कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। स्पेसएक्स अराउंड 2 फंड रेजिंग राउंड्स कंप्लीट करता है हर साल, और 2020 में एक राउंड मार्च में और एक राउंड अगस्त में आया था। मार्च वाले राउंड ने $221.2 मिलियन उठाए थे, और अगस्त वाले राउंड ने $1.9 बिलियन को उठाया था, और सिर्फ 2 महीने पहले ही स्पेसएक्स ने $850 मिलियन और उठा लिए। तो ऐसा लगता है कि स्पेसएक्स जो है $2 बिलियन हर साल इस पॉइंट पे उठा रहा है, और ये सारे मेन सोर्सेज ऑफ फंडिंग को कवर कर देता है स्पेसएक्स की आज। मगर हमारे पास कुछ छोटे सोर्सेज भी हैं, जैसे कि डियर मून प्रोजेक्ट और ऐसे कई और। एक जैपनीज बिलियनियर प्राइवेट स्टारशिप ट्रिप को फंड कर रहा है पूरे चांद के अराउंड, खुद के लिए और कपल ऑफ आर्टिस्ट के लिए, और इसका नाम उसने रखा है डियर मून प्रोजेक्ट। ये मिशन एक्सपेक्टेड है कि 6 दिन चलेगा और 10 से 12 लोग इसमें होंगे। हमें ये तो नहीं पता ट्रिप की खर्चे कितने आएंगे, मगर लाइकली $100 मिलियन में ही होगा ये। सिमिलरली यूनिवर्सल पिक्चर भी स्पेसएक्स के साथ काम करने वाला है स्पेस में मूवी शूट करने के, जिसमें टॉम क्रूज होंगे। और स्पेसएक्स जब अपनी रिलायबिलिटी को प्रूव करेगा सेफ्टी अपने रॉकेट्स की, तो ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो और ज़्यादा पॉपुलर होंगे। और ऐसे प्रोजेक्ट्स को अकाउंट करने के साथ और बाकी मिसलेनियर सोर्सेज और रेवेन्यू को जोड़ें, तो हम $200 मिलियन और ऐड कर लेते हैं स्पेसएक्स की एनुअल फंडिंग में, जो कि लेके आता है $3.48 बिलियन या फिर $3.5 बिलियन की फंडिंग स्पेसएक्स के लिए हर साल। इन टर्म्स ऑफ ब्रेकडाउन, अबाउट 28.7% स्पेसएक्स की फंडिंग नासा से आती है, 2.4% एयरफोर्स से आती है, 5.7% बाकी कमर्शियल कस्टमर से आती है, और बाकी 5.7% मेजर प्रोजेक्ट्स और साथ साथ मिसलेनियस सोर्सेज से आती है। फाइनली बचा हुआ 57.5% प्राइवेट इन्वेस्टर से आती है स्पेसएक्स के। तो जैसा कि आपने देखा, मेजोरिटी ऑफ स्पेसएक्स की फंडिंग एक्चुअली प्राइवेट इन्वेस्टर से आती है बजाय की गवर्नमेंट के। अगर हम नॉन गवर्नमेंट पोर्शंस और गवर्नमेंट पोर्शंस को जोड़ दें, तो हम देखेंगे कि 68.9% स्पेसएक्स की फंडिंग प्राइवेट सोर्स से आती है, और सिर्फ 31.3% स्पेसएक्स की फंडिंग गवर्नमेंट से आती है। ये ऑब्वियसली एक रेडिकल शिफ्ट है कई सालों पहले से, जब ज़्यादातर स्पेसएक्स की फंडिंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से आती थी। मगर आखिर ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स है कौन? हालांकि इंडिविजुअल एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं फंडिंग राउंड्स में और स्पेसएक्स का स्टेक खरीद सकते हैं। जो ज़्यादातर प्राइवेट इन्वेस्टर है स्पेसएक्स के, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि हेज फंड्स और बाकी कंपनीज। इसमें आती है कंपनीज जैसे सिक्योटा कैपिटल, गूगल, फिडेलिटी, बैंक ऑफ अमेरिका और बिली गिफॉर्ड। और आगे बढ़ते हुए जो कॉन्ट्रीब्यूशन है प्राइवेट इंडस्ट्री में, वो बढ़ते रहेंगे। एक और चीज़ कंसिडर करने वाली ये है कि स्पेसएक्स खुद भी बहुत सारा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करेंगे स्टारलिंक और स्टारशिप की कमर्शियल ट्रिप से। हालांकि मैंने इन वेंचर्स को आज के कैलकुलेशंस में इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि अभी भी ये काफ़ी अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें बहुत कम या कोई भी रेवेन्यू नहीं आ रहा। हाउएवर समय के साथ ये प्रोजेक्ट जो है वो फंडिंग जनरेट करेंगे स्पेसएक्स के लिए। साथ साथ एलॉन मस्क जो है स्पेसएक्स को पब्लिक नहीं ले जाना चाहते जब तक कि उन्होंने कंसिस्टेंट ट्रैवल एस्टेब्लिश नहीं किया मार्स तक। तो हम प्रोबेबली आईपीओ तो नहीं देखेंगे एनी टाइम सून।
मगर हाँ, हम स्टारलिंक का आईपीओ होता हुआ देख सकते हैं। इसकी वजह से पब्लिक भी इन्वॉल्व हो जाएगी स्पेसएक्स के साथ। और फाइनली अब टेस्ला क्योंकि ग्रो करना चालू करेगा और स्टेबलाइज कर चुका होगा, एलॉन मस्क जो है वो अपने टेस्ला स्टेक को लिक्विडेट करेंगे ताकि वो पोटेंशियल मार्शियन सिटी या बेस को फंड कर सके, ऐसी कोई चीज़ को। दिन के आखिर में स्पेसएक्स जो हैविली डिपेंडेंट था नासा और गवर्नमेंट में, मगर उन्होंने प्रूव कर दी अपनी एबिलिटी इनोवेट और एडवांस करने की। इसकी वजह से हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इंटरेस्ट को आते हुए देखा और आज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्चुअली मेजॉरिटी स्पेसएक्स की फंडिंग में आता है। क्या आप लोगों को इसके बारे में अब पता चल गया? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप स्पेसएक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे तो। और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।